नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम अपनी रिवोल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको हालत ऐसी लग रही होगी, ख़राब तो नहीं कह सकते, बट हाँ यूज़्ड हो चुकी है बाइक काफ़ी। कितने किलोमीटर चल चुकी है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है, कितना हमने बचा लिया है इसमें, और साथ साथ लगाया कितना था, वो सब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। आई एम श्योर कोई भी बंदा जो ईवी बाइक या स्कूटर लेने का सोच रहा है, इससे बढ़िया रिव्यू उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं इस बाइक को इतना चला चुका हूँ कि शायद कोई पेट्रोल बाइक भी इतनी नहीं चलाता होगा पिछले 3 सालों में। हाँ दोस्तों, 3 साल पहले मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था। 2021 अगस्त में मैंने इस बाइक को लिया था। अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, कुछ 1-2 महीने ऊपर हुए हैं। कितनी ये बाइक चल चुकी है और क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी जो ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, खेतों पे आके ही शूट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी, ताकि अच्छे से मैं आपको एक एक चीज़ रिमाइंड करके वीडियो में सारा कुछ मेंशन कर सकूं। सबसे पहले मैं आपको बाइक का मीटर दिखा देता हूं। इसे आप ऑन करेंगे तो थोड़ी धूप है, बट स्टिल आप कोशिश करना देखने का। 77,281 किलोमीटर, 77,281 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब 77,000 किलोमीटर मैं ये बाइक चला चुका हूँ पिछले 3 सालों में। आप एवरेज निकालें तो पर ईयर की एवरेज लगभग 25,000 के प्लस में ही आएगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब मैंने इस बाइक को लिया था, देखो मैंने ना, सच बताऊँ, मेरी ये बहुत कोई लाडली बाइक करके तो मैंने इसको लिया नहीं था। मुझे बाइक चलानी थी और बहुत ज़्यादा चलानी थी, मतलब रनिंग थी मेरी। तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे बाइक भी मार्केट में यही एक ऑप्शन था बाइक के रूप में। तो मैंने इस बाइक को 1,16,000 रुपये में ख़रीदा था, दिल्ली से, द्वारिका वाले इसका जो सेंटर है वहाँ से। और 16,000 की कुछ सब्सिडी मुझे 2-3 महीने 4 महीने बाद वापस आ गई थी। तो लगभग मान के चलो 1,02,000 रुपये की बाइक मुझे पड़ी है। अभी 77,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये बाइक से मैं पेट्रोल की बात करूँ, 2 रुपये किलोमीटर भी लगाएं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बाइक इस कैटेगरी की 100 रुपये में 50 किलोमीटर तो चली जाती है। मतलब 1 लीटर में 50 किलोमीटर तो आराम से चल जाती है। तो 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लगाएं तो लगभग आप लगाइए 77,000 का 1.5 लाख रुपये मोटा मोटी मानिए कि मैंने इस बाइक पे पेट्रोल पे बचा लिया है। तो इसकी कीमत अगर निकालते हैं 1 लाख रुपये, तो फिर भी 50,000 रुपये में प्लस में हूँ 3 साल में इस बाइक में। और प्लस में ये बाइक की जो भी अब कीमत बची है, जो भी बची होगी, मतलब यूज्ड बाइक की कितनी कीमत है मुझे पता नहीं, मैंने को ट्राई तो किया नहीं है। ओके, तो अभी इस बाइक की कंडीशन की मैं बात करूं तो देखो, जैसे ये बाइक 77,000 किलोमीटर चली है और 3 साल हो गए हैं, तो कंडीशन को लेकर ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। रिवोल्ट ने अच्छा काम किया है। देखो, मेरा कोई आज तक मेरी बाइक बहुत ऐसा कोई गिरी नहीं है, बहुत का एक बार भी नहीं गिरी है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, यूज़ पे भी डिपेंड करता है। बाकी इसकी प्लास्टिक क्वालिटी, जैसे ये मडगार्ड है, अच्छी क्वालिटी का है। पेंट क्वालिटी अच्छी है। प्लास्टिक पार्ट्स पे, मेटल पे रस्टिंग थोड़ा आ जाता है, तो वो आप कैसे प्रिकॉशंस कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब जैसे रिवोल्ट का लोगो यहाँ से उखड़ गया है या उखाड़ दिया है पता नहीं, दूसरी साइड तो ठीक है। तो 50,000 रुपये में बाइक में बचा चुका हूँ। ओके, अब देखो, कोई भी पेट्रोल बाइक मैंने आज तक, ये मेरी 5वीं-6ठी बाइक है, मैंने कोई भी बाइक आज तक नई लेने से लेके 77,000 किलोमीटर नहीं चलाई है। उससे पहले ही बेच देते हैं, दूसरे ले लेते हैं। ये पहली बाइक है जिसको मैं पूरे मतलब 1 लाख किलोमीटर चलाने जा रहा हूँ कुछ नहीं, आने वाले 1-2 साल में, 1 साल में ही। तो बहुत होता है 1 लाख किलोमीटर में ना, बाइक की, अच्छी खासी बाइक की हालत ख़राब हो जाती है। आप स्प्लेंडर वगैरह या कोई प्लेटिना वगैरह लेंगे तो बिखर जाती है बाइक, बिल्कुल, मतलब देसी भाषा में बोलते हैं, बिल्कुल जैसे बजने लगते हैं हर तरफ से। वो चीज़ इसमें नहीं है। बाइक अभी भी इंटैक्ट है, सारे पार्ट्स अच्छे से जुड़े हुए हैं, और पार्ट्स को लेके कोई भी दिक्कत आपको ऐसी नहीं फील होगी कि यहाँ से लूज़ हो गया, यहाँ से आवाज़ आ रही है। ये चीज़ रिवोल्ट ने बहुत अच्छी की है। साइड पैनल्स इसके अच्छी तरह माउंटेड हैं, 3-4 बोल्ट्स इसमें लगाए हुए हैं एलन की वाले। मैं इस पैनल की बात कर रहा हूँ, तो आज तक भी इसमें कोई आवाज़ नहीं है। आवाज़ सिर्फ मुझे जो लगती है इसमें, वो अभी यहाँ से आनी शुरू हुई है। जैसे ये आप देखेंगे ना, यहाँ से अगर आप देख पाएँ तो ये जो पीछे वाला मडगार्ड होता है ना, यहाँ पे एक मेटल की सपोर्ट आके यहाँ पे जुड़ती है, वो बड़ी एक छोटी सी पत्ती थी, वो यहाँ से टूट गई है। तो अब ऐसे ही हिलता है, तो ये थोड़ा कभी कभी नॉइज़ करता है। बाकी पूरी बाइक में आज भी बिल्कुल कोई नॉइज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी पैसे बचाने की बात। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई मेरे पैसे लगे कितने,
और कहाँ कहाँ हैं इसमें। तो यार सबसे ज़्यादा मेजर इश्यूज़ तो मुझे जो फेस हुए हैं इसकी बेल्ट को लेके ही हुए हैं। इसकी बेल्ट मेरी काफ़ी बार टूटी है, पुली भी काफ़ी बार मैंने चेंज करवाई हैं। तो बस ये कुछ ज़्यादा मुझे फ़ील हो लगा है, मतलब लगा लो आप कुछ 8 बेल्ट टूट गई होंगी मेरी। और पुली मैंने 2 बार चेंज करा ली हैं, दोनों आगे पीछे वाली। तो ये सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। इसके अलावा एक बार इमोबलाइज़र चेंज हुआ था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था, और टायर में एक बार चेंज करा चुका हूँ। बेयरिंग और कॉन्सेट भी, बेयरिंग 2 बार और कॉन्सेट 1 बार मैं चेंज करा चुका हूँ। तो कॉस्ट की बात करूँ तो बेल्ट हर बार 1000 रुपये कॉस्ट करती है। मैं बाहर रोहन बेल्ट से लेता हूँ नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी है। पुली पीछे वाली 2600 रुपये और आगे वाली कुछ 750 रुपये की कॉस्ट करती है। और बेयरिंग सेट इसका मतलब 500 रुपये में डल जाते हैं बेयरिंग इसके आगे पीछे के। लेबर चार्ज अलग होता है। हाँ, लेबर चार्ज से मैं बता दूं आपको, रिवोल्ट में आप कोई भी काम करवाते हैं ना, ये वेयर एंड टेयर भाई बहुत महंगा पड़ता है। क्योंकि जैसे आप मान के चलो बेयरिंग आपने डलवाई, बेयरिंग की कीमत होगी कुछ 250 और लेबर चार्ज लगा देंगे वो 450। तो बेटर है बेयरिंग वगैरह तो बाहर से डलवा लो। नंबर पता होना चाहिए, नंबर नहीं भी पता तो मेरी पिछली वाली वीडियोज़ में, इस वाली वीडियो में मैं डाल दूँगा क्या क्या बेयरिंग का नंबर होता है। बाहर से ख़रीद लो, SKF के SKN के बढ़िया बेयरिंग आते हैं, सील वाले दोनों तरफ जिसमें मेटल की सील लगी होती है, वो वाले डलवाओ, बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं। और बाहर डलवा लो। कॉन्सेट इसमें स्प्लेंडर वाला लग जाता है, स्प्लेंडर प्लस वाला, वो बाहर से डल सकता है क्योंकि कॉन्सेट कट जाता है, इसका हल्का है। दूसरा, जो चीज़ ऐसी है जैसे वारंटी वॉइड हो सकती है वो आप सर्विस सेंटर में ही करवाओ। पुली मैंने सर्विस सेंटर में ही चेंज कराई है क्योंकि बाहर मुझे मिली नहीं। एक बार को मेरा मन ऐसा हो गया था कि इसकी पुली हटवा के और बेल्ट हटा के चेन ड्राइव सिस्टम लगवा लेते हैं, बट देखो वो जुगाड़बाजी होती है, वो फिर पूरा ना ये पीछे वाला ये मडगार्ड वगैरह सब कुछ हटाना पड़ता, तो वो मैंने फिर नहीं कराया। और वैसे भी ना बेल्ट इतना ज़्यादा परेशान आपको बारिश में ही कर दिया है। अब जैसे सर्दियाँ हैं, दिसंबर का महीना है, अब नहीं कोई दिक्कत आ रही है। पिछले 4 महीने में, 2 महीने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं। जब बरसात आती है तब थोड़ा डस्ट की वजह से, कीचड़ की वजह से बेल्ट टूटने का डर रहता है। तो खर्चे की हम बात कर रहे थे, तो बेयरिंग के लगा लो आप करीबन 2000 रुपये मान लो, जितनी बार मैंने चेंज कराए हैं। कॉन्सेट 500 रुपये, और तो मैंने ऐसा कुछ इसमें नहीं कराया है। और बाकी बेल्ट और पुली का लगा लो, बेल्ट और पुली का मिला के 10,000 रुपये मैंने खर्च किया हुआ इस पर आज तक 3 साल में। वर्स्ट केस में आप मान लो 15,000 रुपये मैंने आज तक इस बाइक पे खर्च कर दिया है। तो 15,000 रुपये और जोड़ लो कीमत में 3 साल की रनिंग कॉस्ट, क्योंकि रनिंग कॉस्ट तो ऑलमोस्ट जीरो ही आती है। बिजली का बिल तो देखो घर में भी हम भरते ही हैं, उतना ज़्यादा नहीं आता है, डेली का 10-12 रुपये का मान लो आप। बस यही अब तक मैंने इस पर ख़र्चा किया है। ओके, मेरा क्या सजेशन रहेगा आप लोगों को, देखो आप बाइक लेते हैं ना, तो बाइक आप चला लेंगे, पर इसमें जैसे दिक्कत आएगी ना, थोड़ी सी नॉलेज आपको रखनी होगी, तभी आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। देखो ये एक पेट्रोल बाइक नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि इंजन है और पेट्रोल डाला चल जाएगी। इसमें बहुत सारे सेंसर्स का कॉम्बिनेशन होता है, फिर बैटरी और कंट्रोलर, फिर मोटर में पावर आती है, थ्रोटल से सेंस होके वो पावर जाती है। तो ना कई बार इसमें कुछ एरर फ्लैश होते हैं, तो उन एरर्स का ना आपको ध्यान रखना होगा, आपको खुद से भी सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे इसके मीटर पे आप नज़र डालेंगे तो जहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है ना, यहाँ पे ही एरर आता है, 96 आता है, कभी 95 आता है, कभी वो एक ऑरेंज कलर का एरर यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्यों आता है। जैसे आपकी बाइक का अगर थ्रोटल लूज़ हो गया है और वो थोड़ी थोड़ी बाइक आगे बढ़ती रहती है, तो जैसे ही बाइक की मोटर पे लोड पड़ेगा और आपने ब्रेक लगा रखी है या फिर आपका कट ऑफ सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो वो एरर आ जाएगा। उसका मतलब ये है कि मोटर पे एक्स्ट्रा लोड आ रहा था, तो मोटर कट ऑफ हो गई ऑटोमेटिक, वो रीबूट मोड में चली जाती है। फिर थ्रोटल अगर ख़राब हो जाता है, नहीं काम करता है, तो यहाँ पे एरर 95 या 96 मुझे श्योर नहीं है क्या शो होता है, तो उस चीज़ में फिर आपको देखना पड़ेगा कि थ्रोटल चेंज कराना है। और बहुत लोगों ने इसका पावर बटन चेंज करा के वो बुलेट वाला वो लगाया हुआ है स्विच, लगवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी मेरे इमोबलाइज़र में ना फिर से एक दिक्कत आ गई है, पता नहीं पानी की वजह से हुआ है क्या हुआ है। जैसे साउंड आती है ना की प्रेस करने पे, जैसे मैं इसको अभी ऑन है और मैं इसको लॉक करता हूँ तो काम कर रहा है, मीटर ऑफ हो गया है, पर वो बीप का साउंड बंद हो गया है अभी। और सच बताऊँ तो मुझे बीप के साउंड की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो चल तो रहा है, बट वो शायद इसका बज़र वगैरह कुछ ऐसा ख़राब हो गया है, तो जिस वजह से अभी साउंड नहीं आ रही है। दूसरा, आपको किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए, जिनकी रनिंग है वो लो। बाइक को ना शौक के लिए लेके खड़ी मत करो। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, बाइक को आप प्रॉपर रगड़ के यूज़ करना चाहते हैं तभी कोई फ़ायदा है। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा वीडियो में क्योंकि इधर साइड
थोड़ा सा कुछ आ गया है, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो रनिंग आपकी है 50-60-70 किलोमीटर की डेली की रनिंग है तो आप ले लो, तो बाइक आपको अच्छा पैसा बचा के देगी। और लेके खड़ा ही करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं इस साइड जैसे ही आया हूँ, आप देखेंगे जैसे मोटर है ना इसकी ये, तो कई बार क्या होता है बाइक ना पानी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे रोड पे पानी भर जाता है ना, तो पानी यहाँ तक भी मेरा बाइक में पानी गया हुआ है, तो भी बाइक में कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, एक बार को क्या हुआ था कि इसमें हॉल सेंसर जहाँ पे होता है ना मोटर का, पानी चला गया था। मुझे लगा था हॉल सेंसर ख़राब हो गया, तो मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने बोला था कि आप भेज दो मोटर को या हॉल सेंसर को खोल के। तो मैंने खोला, तो जैसे ही मैंने ढक्कन खोला तो बहुत सारा पानी बाहर आया। उसके बाद मैंने इसको मतलब धूप में सुखाया था, साफ़ किया था कपड़े से, और उसके बाद से लेके अब तक मेरा वही हॉल सेंसर काम कर रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हॉल सेंसर ख़राब नहीं होता है। अगर पानी चला जाता है तो ये डस्ट कैप या आप जो मोटर का नंबर लिखा हुआ है ये वाला, ये खोल के एलन की नट से खुल जाता है, आप क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर देंगे तो वो अच्छे से चल जाएगा। मुझे भी लोगों ने बोला था कि नहीं हॉल सेंसर चेंज करा लो, वो हीट होगा मोटर। कुछ नहीं होता भाई, हॉल सेंसर ख़राब होगा तो बाइक चलेगी नहीं। अगर बाइक चल रही है तो हॉल सेंसर ख़राब नहीं है, सो पानी की वजह से ऐसा हो गया होगा। तो हॉल सेंसर की वजह से इतना परेशान नहीं होना है। और अगर बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो सर्विस सेंटर में जाके, या रुपेश एक भाई हैं उनसे जाके भी चेंज करवा सकते हैं। उनको भेज देना, वो ठीक करके आपका वापस भेज देंगे। दूसरा, ये सॉकेट जो चार्जिंग वाला है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट वस्ट चला जाता है कभी, तो इसके लिए WD-40 यूज़ कर लिया करो। कभी कभी चार्जर जो है वो कनेक्ट नहीं होता है। हाँ, चार्जर से मेरा एक और कंसर्न ये है कि मैंने इस बाइक का चार्जर एक्स्ट्रा लिया हुआ था। आप लोगों को पता होगा, मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो। इसका ओरिजिनल चार्जर ना अभी ख़राब हो गया है, जस्ट बिकॉज मेरे पास एक स्पेयर चार्जर है तो मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं। पर चार्जर अब ना लोकल मार्केट में भी रिपेयर होने लगे हैं इसके। मैंने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया तो बहुत लोग हैं जो अवेलेबल करा रहे हैं इसके चार्जर को रिपेयर करके, तो चार्जर भी अभी इजीली रिपेयर हो जाता है। अभी बात आती है कि आपको सबसे मेन जो बात है कि जैसे इस रिव्यू से आपको क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा, देखो 77,000 किलोमीटर चलने के बाद ना हर किसी का क्वेश्चन रहेगा कि क्या आपका मोटर, कंट्रोलर और बैटरी ये चेंज हुए हैं। तो भाई मेरा ना मोटर चेंज हुआ है, ना कंट्रोलर चेंज हुआ है, ना ही बैटरी चेंज हुई है। मोस्टली बाइक्स में ना, मोस्टली रिवोल्ट्स में ये किसी की भी चेंज नहीं हुई। किसी की ही बाइक में ये ख़राब हुई है मोटर, पता नहीं वो कैसे यूज़ करते हैं। ओके, बैटरी का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है अभी देखो, लगभग 1 लाख किलोमीटर चल जाएगी ये बाइक कुछ दिनों में। आज भी मेरी बाइक की जो बैटरी है वो उतनी ही चलती है जितनी नई की है। थोड़ा बहुत डिप अगर आया भी होगा तो वो ऐसे एज ए ह्यूमन नेचर से, ह्यूमन आई से तो फील भी नहीं होता है। बाकी मेरी पिछले 3 साल में फ़िक्स रनिंग है, उसी रूट पे मैं जाता हूँ हमेशा। उतने ही किलोमीटर चलाने के बाद घर वापस आता हूँ। पहले मेरी बाइक की बैटरी बचती थी लगभग 40% जब मैं घर वापस आता था, कुछ 65 किलोमीटर की रनिंग के बाद। अब मेरी बाइक की बैटरी बचती है कुछ 33-34%, तो बहुत कोई ज़्यादा डिप नहीं आया है। और वो तो कभी कभी टायर में अगर हवा कम है उस वजह से भी इतना फ़र्क आ जाता है। तो सच बताऊँ तो मुझे तो 1% का भी अभी इसमें ड्रॉपेज नहीं नज़र आया है इतना किलोमीटर चलाने के बाद भी। दूसरा, पहले जब इसका 3 साल तक तो देखो वो प्लान चला था इंटरनेट वाला, अभी वो ख़त्म हो गया है। वो 3500 रुपये में रिन्यू होता है 3 साल के लिए, तो मुझे उसका कोई लॉजिक लगा भी नहीं। देखो, आप नया बाइक लोगे ना, तब वो एप्लीकेशन भले ही आप यूज़ कर लो, जब बाइक आप चलाओगे डेली तो कितना ही यूज़ करोगे, बोरिंग लगता है। तो मैंने तो इसलिए रिन्यू भी नहीं कराया। ओके, तो मीनवाइल मतलब उसमें SOH जो मेरी बैटरी का दिखाया था वो 91% दिखाया था। 91% SOH पे मेरा एप्लीकेशन ख़त्म हो गया था। अभी पता नहीं कितना SOH है। और SOH से डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके बाइक की बैटरी ठीक चल रही है, परफॉर्मेंस ठीक दे रही है, तो SOH जो है ना, स्टेट ऑफ हेल्थ बैटरी का, वो इतना कोई मैटर भी नहीं करता है। तो बैटरी बाइक की अभी भी अच्छी चल रही है, शेप में है। कहीं से कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई डैमेज हुआ है, कहीं या कोई भी स्टाइल ऐसा ख़राब हुआ अंदर हुआ होगा तो उसका कोई इम्पैक्ट बाहर दिख रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी बाइक का कनेक्टर आज तक भी ख़राब नहीं हुआ है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने ढक्कन ओपन कर लिया है। ये जैसे ओपन करेंगे आप, अंदर मैं हमेशा एक बेल्ट रखता हूँ भाई स्पेयर में, क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हादसा हो चुका है। तो ये वो बेल्ट है जो मैं अभी यूज़ करता हूँ। कंपनी वाले तो मेरी कब की टूट चुकी हैं। ये गेट्स कंपनी की है और ये मुझे करीबन 1000 रुपये की मिल जाती है। ये बाइक की मेरी बैटरी है, वही बैटरी है। थोड़ी डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी तो लगी जाती है। बाकी बहुत लोगों के ना यहाँ पे ये प्लग जल जाता है। मेरी बाइक में आज तक भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। प्लग पता क्यों चलता है, मैं बता दूँ आपको। ये मैं बंद कर लूँ पहले। प्लग इसलिए चलता है, आप 2 लोग बैठे हो बाइक पे या 1 लोग
एक एक बंदा भी बैठ कर चला रहा है। ये बाइक ना स्मूथ एक्सेलरेशन के लिए होती है। स्मूथ एक्सेलरेशन दीजिए, आप एकदम से खींच के चलाएंगे और बहुत ज़्यादा एम्पेयर आपकी बाइक लेगी तो वो सॉकेट जल सकता है। तो भाई देखो, ये ना टेस्ट करने वाली बाइक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका आप ऐसे चलाओ रफ़ एंड टफ़, थोड़ा सा आपको इसके लिए केयर करके चलना पड़ेगा। बाकी अभी जो बाइक आई है ना रिवोल्ट RV 1+, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं और कुछ चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव लगे मुझे। जैसे इसका सस्पेंशन जो है ना मोनोशॉक है, उसमें ड्यूअल सस्पेंशन दिया हुआ है लास्ट में, मतलब रियर में, और जब आप 2 लोग बैठ कर चलेंगे तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। इस बाइक में क्या है कि टायर आपका जो ये पीछे वाला मडगार्ड है, देखो मैंने एक एक्स्ट्रा मडगार्ड लगाया हुआ है क्योंकि कीचड़ उड़ता है, तो ये ना मेरा जब 2 लोग बैठते हैं तो यहाँ पे टच हो जाता है, देखो निशान भी आ रखा है। तो उस बाइक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। डबल चौकर है, अच्छा सा लोड ले सकता है। इस बाइक का लोड कैपेसिटी 150 किलो का है, तो उस बाइक की लोड कैपेसिटी कंपनी ही 250 किलो लिख के दे रही है। तो जैसे एक नॉर्मल पेट्रोल बाइक पे लोडिंग कर लेते हैं और 2-3 बंदे बैठ जाते हैं, उस पर बैठ सकते हैं आराम से। दूसरा, उसमें चेन ड्राइव सिस्टम जो दिया है, देखो बाहर से मत लगवाओ। कंपनी जब देती है ना, कंपनी बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करके देती है। बाहर से आप चेन ड्राइव सिस्टम लगवा लोगे ना, एक तो आपकी स्पीड सिंक्रोनाइज़ नहीं होगी, क्योंकि इस बाइक में ना शायद आपको पता होगा, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं यूज़ कर रहे हैं मैं बता दूं, क्या होता है कि देखो नॉर्मल बाइक में ना फ्रंट व्हील से राउंड जो है RPM काउंट होकर मीटर पे जाते हैं और स्पीड को डिस्प्ले करता है। इस बाइक में ऐसा नहीं है, इसमें मोटर में ही सेंसर लगा है। तो आपकी बेल्ट अगर टूट जाती है और फिर भी आप रेस देते हैं पुली घुमाने के लिए, तो भी आपकी मोटर में स्पीड दिखाता है। तो अभी ये स्पीड किस तरह से सेंस होती है कि व्हील को सिंक्रोनाइज़ इस तरह से किया हुआ है, रियर पुली और फ्रंट पुली को, की स्पीड एक्यूरेट दिखाता है। गूगल से भी आप चेक करेंगे, गूगल स्पीड पे तो भी सही आएगा। बट अगर आप चेन ड्राइव सिस्टम डलवा लेंगे ना, फिर वो टीथ का जो रेशियो है ना, ऐसे कम ज़्यादा पीछे वाले का, वो चेंज हो जाता है। फिर आपकी बाइक का मीटर पे तो स्पीड फर्स्ट गियर में 40-42 ही दिखाएगा, पर वो एक्चुअल में ना कुछ 55-60 चलने लगता है, जो कि ठीक नहीं है बाइक की बैटरी की हेल्थ के लिए और मोटर की हेल्थ के लिए। साथ साथ कंट्रोलर पे भी एक्स्ट्रा लोड आता है। जब कंपनी जैसे RV 1+ में दिया है, वो बिल्कुल प्रॉपर सिंक्रोनाइज़ करके रिसर्च करके ही देते हैं। तो खुद से मत लगवाइए चेन ड्राइव सिस्टम बाहर से। बेल्ट ड्राइव है, साइलेंट है, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। साइलेंटली चलता है, कोई ऐसा इरिटेशन नॉइज़ नहीं आता है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेफर इसी चीज़ को करिए। ये अपग्रेडेड सिस्टम है। चेन ड्राइव सिस्टम कंपनी ने भले ही दे दिया है, वो अपग्रेड नहीं है, वो डाउनग्रेड एक्चुअली इंडियन कंडीशंस को देखते हुए उनको देना पड़ा, जबकि ये एक अच्छा फीचर है। तो जिनके पास रिवोल्ट RV 400 है, वो इजीली बता सकते हैं कि बेल्ट ड्राइव सिस्टम, देखो बेल्ट टूटती है तो दिक्कत होती है, वो मैं मानता हूँ। चेन ड्राइव सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, कहीं भी कोई भी मैकेनिक उसको जोड़ सकता है, बना सकता है, टाइट कर सकता है, पर बेल्ट ड्राइव का अपना मज़ा है चलाने का। दूसरा RV 1 में क्या है कि उसकी ना पिकअप कम कर दिया कंपनी ने। अभी इसमें बहुत पिकअप है, इसके सामने आधा पिकअप फील होता है। लोगों से मैं जैसे फीडबैक ले रहा हूँ जो RV 1+ चला रहे हैं, आधा इसमें पिकअप है। तो भाई जो RV 400 चला रहे हैं उनके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उस पर जाने की। बाकी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। इस बाइक में जो मुझे डाउनग्रेड लगा RV 1 के मुकाबले, वो शॉकर्स को लेके लगा। शॉकर्स इसमें भी डबल दे सकते थे, बट अगेन ये स्पोर्टी लुक में आया है, वो एक नॉर्मल कम्यूटेटर बाइक जैसा दिया है, तो इसलिए उसमें दिया है ये चीज़। दूसरा, इसके मीटर में ना आज तक भी टाइम का अपग्रेड नहीं आया है। उसके मीटर पे यहाँ पे क्लॉक जो है वो डिस्प्ले होता है। तो ये कुछ रिव्यू था हमारी बाइक का, जो मुझे फ़ील हुआ। देखो, अब कोई ये बाइक नई नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस, मतलब कितना स्पीड में जाती है, ये सब चीज़ सब लोगों को पता ही है। मुझे बस ये शेयर करना था कि 3 साल चलाने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक को लेके। थोड़े जो चेंजेस हैं वो नई बाइक में कर दिए हैं। क्वेश्चन ये आता है लास्ट में कि क्या इस बाइक को चेंज करने के बाद मैं फिर से EV लूँगा? मेरा जवाब है क्लियर कट, हाँ बिल्कुल लूँगा मैं, और मोस्ट प्रोबेबली रिवोल्ट RV 1+ ही मैं लूँगा जब भी इसको चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत पैसा बचाया है। और बात पैसे बचाने से लेके एक चीज़ और अलग भी सोचे ना, पेट्रोल पंप पे जाने की जो टेंशन है ना, मैं तो 3 साल में भूल ही चुका हूँ कि पेट्रोल पंप पे भी जाना होता है। तो एक ये भी रीज़न है। I'll go for रिवोल्ट RV 1+ प्रोबेबली 1 साल 1.5 साल बाद जब भी मैं इसको चेंज करूँगा, क्योंकि अभी ये बाइक मुझे ऐसा कोई धोखा दे नहीं रही है। तो शायद जब तक ये चल रही है ठीक है, उसके बाद भी रिवोल्ट या कोई और अच्छी कंपनी की बाइक अच्छे सेगमेंट में आ जाती है तो वो ले लूँगा, बट लूँगा मैं EV ही। अब पेट्रोल बाइक पे मेरे जाने का कोई भी मन नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा। आपको आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
छोटे मोटे सेंसर्स इसमें थोड़ी नॉलेज रखना तो बाइक को आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। बाकी कुछ पॉइंट्स शायद रह गए होंगे इस वीडियो में, क्योंकि देखो मैं कभी भी वीडियो पॉइंट्स को नोट करके नहीं बनाता हूँ। जो भी मेरा नेचुरल एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे टाइम पे याद आ सकता है आप लोगों को बताने के लिए, वही मैं आपके लिए डालता हूँ। बाकी आपके फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा सारे आंसर्स करने का। थैंक यू सो मच।